नमस्कार बच्चों। तो आई होप आपकी जो एग्ज़ाम है बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपकी एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए करियर सारथी कोचिंग जो कि डेडिकेटेड है बच्चों के करियर को गाइड करने के तौर पे, तो उसी में लेके आज जो आपका वैल्यू एडेड जो पेपर है जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड में अगर आपने वैल्यू एडेड पेपर में मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान सेलेक्ट कर रखा है तो आज ये जो क्लास है वो उसी से रिलेटेड रहेगी। आज एक ही क्लास में हम पूरे मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान जो चैप्टर है या जो पेपर है उसको एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसकी जो चारों यूनिट है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, सारी यूनिट को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, घंटे भर की या सवा घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप इस क्लास को अंत तक देखोगे तो इस क्लास के बाहर से आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिखेगा। मुझे पता है आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, आप यूट्यूब से या इधर उधर से ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी इसी समस्या का समाधान को हम लेके आए हैं। और आज जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान है इसकी जो क्लास है वो हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे यूनिट वाइज। जो पहली यूनिट है वो है आपकी जिसमें फोर्थ और कुछ स्पेशल टाउन्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए शुरुआत से बात करते हैं जैसलमेर फोर्ट की। जैसलमेर जो फोर्ट है, क्योंकि जो पहली यूनिट है उसमें आपके किले और टाउन्स है, तो आपके सिलेबस में जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर ये चार आपके सिलेबस में किले दिए हुए हैं। तो इन चारों किलों को हम डिस्कस करते हैं। पहला है जैसलमेर का किला। जैसलमेर किले के बारे में अबुल फजल लिखते हैं कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद ते पूछे जैसान। यानी कि जो जैसलमेर है वो राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित है, हमें पता है। और आज तो क्या है कि सड़कों का साधन है तो इसलिए वहां पे इजीली है जाना, लेकिन आप इमेजिन करो आज से 1000 साल पहले, आज से 1200 साल पहले, आज से 1500 साल पहले वहां पर पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तब अबुल फजल लिखते हैं कि इस जगह पहुंचना तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो घोड़ा है वो लकड़ी का हो, आपके जो पैर है वो पत्थर के हो और आपका शरीर कपड़ों में लपेटा हुआ हो, तभी जाकर आप कहाँ पहुंच पाओगे, जैसलमेर पहुंच पाओगे। तो ये जैसलमेर का जो किला है उसकी जो महत्ता है उसका और भी ज्यादा ये वर्णन करता है। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फोर्ट इसलिए जाना जाता है कि इसको कौन से पत्थर से बनाया हुआ है, येलो स्टोन से बनाया हुआ है। तो जब सनसेट हो रहा होता है यानी शाम को जब सूरज ढल रहा होता है तो जो जैसलमेर का किला है दोस्तों ये सोने के माफिक चमकता है, इसलिए इसका नाम सोनारगढ़ है। इसके निर्माण की बात करें तो 1155 में जैसल भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया था। इसका जो एंट्री गेट है उसे अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो अदर नेम है वो रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़ राजस्थान का अंडमान, स्वर्णगिरी, गिलियों का किला, त्रिकूटगढ़ पश्चिमी सीमा का प्रहरी और कमरकोट, ये इसके कई सारे नाम है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो स्वर्णगिरी है, एक गोहरागढ़ है, राजस्थान का अंडमान है और राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब। ये इसके कुछ प्रमुख नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। 2009 में भारत सरकार ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था जो कि जैसलमेर किले की महत्ता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। यानी डाक टिकट कब जारी होती है, आपने सुना होगा कि फलाने पे डाक टिकट जारी कर दी, ढेकले पे डाक टिकट जारी कर दी। आज तो क्या है कि हम सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं तो हमें डाक टिकट का कोई मालूम ही नहीं है कि डाक टिकट क्या चीज़ होती है। किसी टाइम पे डाक टिकट के लिए ये अपने आप में नोबेल पुरस्कार जैसा ही माना जाता है कि डाक टिकट, अगर मेरे नाम से डाक टिकट है या उस चीज़ के नाम से या किसी गांव के नाम से, जगह के नाम से डाक टिकट जारी होना उस जगह की महत्ता को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। सत्यजीत रे ने इस पर एक सोनार किला करके फिल्म बनाई थी, इसलिए सोनारगढ़ का जो दूसरा नाम है वो सोनार किला भी है। सत्यजीत रे ने इसको सोनार किला के नाम से बताया था। सबसे ज़्यादा बुर्जे हैं इस किले में जो कि 99 बुर्जे हैं, पीले पत्थरों से बनाया हुआ है, गड्डीसर झील के पास स्थित है। यह दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, शामिल है, जो कि 21 जून 2013 को शामिल किया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान के कितने जिले हैं, राजस्थान के कितने किले हैं, 6 किले हैं, 6 फोर्ट्स राजस्थान के शामिल। और आपके सिलेबस के जो चारों फोर्ट्स है वो चारों के चारों वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले ही फोर्ट है। यहाँ पे जो देखने लायक जगह है, मंदिर है, महल है, उसमें बादल महल, ताजिया टावर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और स्वांगिया माता का मंदिर दर्शनीय स्थल है। यह दुर्ग इतिहास में 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अब शाखा क्या होता है इसको समझते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी आर्ट्स के हैं या जिन्होंने शाखा हमसे क्लास में पढ़ा है तो उनको पता है कि शाखा क्या होता है, लेकिन शाखा का मतलब समझते हैं कि यानी कि जब गढ़ में राजा बैठा हुआ है, बाहर दुश्मनों ने घेराबंदी कर रखी है, दुश्मन अब जब सारी चीजें अंदर से, क्योंकि गढ़ होते थे
पूरे पैक हो जाते थे अंदर से, कई महीनों तक बंद रहते थे। तो जब अंदर की सामग्री वगैरह सब कुछ खत्म हो गई, बाहर जो आक्रमण करता है उसके पास सेना बहुत बड़ी है और अंदर जो सेना है वो बहुत छोटी है, यानी जब ऐसी सिचुएशन हो जाए और राजा को ये पता चले कि जीतना मुश्किल है, जीतना क्या है, मुश्किल है, तब राजा और उसके जो सेना है वह अपने सिर पर केसरिया पगड़ी बांधकर युद्ध करते हैं और एक ही उद्देश्य होता है, मरेंगे और मारेंगे। तो वह केसरिया करते हैं अपने सिर पर केसरिया कलर की पगड़ी बांधकर, और रानियां किले के अंदर क्या करती है, जोहर करती है। तो जब जोहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं साका। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, साका बोला जाता है। तो जैसलमेर का जो किला है इसमें 2.5 साके हुए थे, मतलब पहला कंप्लीट साका हुआ, दूसरा भी कंप्लीट हुआ, लेकिन तीसरे में सिर्फ केसरिया हो पाया, जौहर नहीं हो पाया। तो इसलिए इतिहास में सिर्फ एकमात्र ऐसा किला जो जहाँ पे अर्ध साका हुआ या फिर पूरी तरीके से साका नहीं हो पाया, तो 2.5 साकों के लिए जो फेमस किला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। यहाँ पे जो पहला साका हुआ था 1312 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तब दूसरा साका हुआ था 1370 में जब फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था, और तीसरा साका जो कि पूरा साका नहीं हो पाया 1550 में आमिर अली ने जब ये अटैक किया था, तब यहाँ पे सिर्फ केसरिया ही हो पाया। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध किला कौन सा है, वो है जैसलमेर का किला। इसके अलावा यहाँ पे जैसलमेर महल, जैन मंदिर और गड्डीसर झील दर्शनीय स्थल है, जो आप देख सकते हो कि क्योंकि जो जैन मंदिर है बड़े ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपने आर्किटेक्चर को शो करने वाले मंदिर है। अब बात करते हैं अगले चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ नाम अपने आप में इतना भारी, यानी नाम में ही ऐसा लगता है कितना वजन है चित्तौड़गढ़, इसलिए अबुल फजल बोलते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ की जो यहाँ पे पहुँचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता था, बड़ी जिग करके इसकी चढ़ाई है। तो इसके लिए अबुल फजल लिखते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ई है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के सामने बाकी गढ़ चाय कम पानी है, यानी चित्तौड़गढ़ गढ़ों का सिरमौर है। चित्तौड़गढ़ क्या है, गढ़ों का सिरमौर है, सिरमौर है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो एंट्री गेट है उसको पाडन पोल के नाम से जाना जाता है। इसके जो उपनाम है उसमें दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का किला और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। राजस्थान में 2 ही लिविंग फोर्ट है बच्चों, एक जैसलमेर और एक है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और इसको राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है। त्याग व बलिदान का इसलिए बोला जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर किस किले में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। और त्याग की बात करें और बलिदान की बात करें तो हम पढ़ते हैं पन्ना अध्याय ने अपने बच्चे को, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की जो रक्षा है उसके लिए क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। तो एक माँ ने अपने बेटे का बलिदान किया था, वो चित्तौड़गढ़ ही था, तो इसलिए इसको त्याग और बलिदान का किला भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और 8-9 किलोमीटर चौड़ा है। एकमात्र किला है जिसमें खेतीबाड़ी होती थी, मेसा के पठार पे स्थित है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है, यानी इसके एक तरफ से गंभीरी नदी और एक तरफ से बेड़च नदी है, उनके संगम पर ये बना हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ये शामिल है 21 जून 2013 को। इसके अलावा यहाँ पे देखने लायक जो जगह है, मंदिर है, दर्शन है, महल है, उसमें पद्मिनी महल, कुंभा महल, गोरा बादल महल, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, कालिका मंदिर जिसे चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर कहा जाता है, गोरसुंडी बावड़ी, खितेल बावड़ी, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ यहाँ पे प्रमुख देखने लायक जगह है। यह दुर्ग इतिहास में 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा शाखा कहाँ पे हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुए थे। सबसे ज्यादा शाखे कहाँ थे, चित्तौड़गढ़ में। कितने हुए थे, 3। और राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा भी कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, वो इसी चित्तौड़गढ़ किले से ही संबंधित है। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था तो राणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो इतिहास का सबसे बड़ा जौहर हुआ था, सबसे खतरनाक जौहर हुआ था, इसलिए उसकी याद में आज भी चैत्र माह में यहाँ पे जौहर मेला बढ़ता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखें। जौहर मेला कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में लगता है, उसी जौहर की याद में या उसी शाके की याद में। दूसरा शाखा 1534 में हुआ था जब बहादुर शाह ने यहाँ पे अटैक किया था, और तीसरा शाखा जब अकबर ने अटैक किया था 1568 में, तब यहाँ पे हुआ था। तो इतिहास में सबसे ज्यादा शाखा चित्तौड़गढ़ ही हुआ था। बात करते हैं यहाँ पे देखने लायक कुछ जगह जिनमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, पद्मिनी महल है और राणा कुंभा महल है।
इसके अलावा और भी हमने जो देखे गोरा बादल महल एटसेट्रा। अब बात करते हैं रणथंभौर के किले की। रणथंभौरगढ़, इसके लिए अबुल फजल लिखते हैं कि ये किला बख्तरबंद है, बाकी किले क्या है, नंगे हैं, यानी इसको देखने पर ये कभी दिखता ही नहीं है। यानी ये किला पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अलग अलग यानी कि कई सारी पहाड़ियाँ उनके बीच में ये बना हुआ है, इसलिए दूर से दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इसके बारे में अबुल फजल लिखते हैं कि इस किले ने कपड़े पहन रखे हैं, बाकी किले क्या है, नंगे हैं। तो हमने एक एक किले के बारे में एक अच्छी जानकारी साथ में आपको बताई है। रणथंभौर का जो किला है वो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। निर्माण इसका चौहान शासक रणथान द्वारा 9वीं शताब्दी में करवाया था। इसका जो एंट्री गेट है उसको नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसका जो उपनाम है, ये चित्तौड़ वाले आ गए, इसका जो उपनाम है इसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई इसको बोला जाता है, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है जिसको न्याय की छतरी बोलते हैं, ये आप देख सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि न्याय की छतरी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा रणथंभौर किले में है। अब इसको 32 खंभों की क्यों बनाई, यानी राणा हमीर ने इसको बनवाया था। राणा हमीर ने, जो हमीर के पिताजी है, उन्होंने 32 साल तक यहाँ पे क्या किया था, शासन किया था, और उसी स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। जो राणा हमीर है वो इसी छतरी में बैठकर न्याय करता था, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। यहाँ पे भगवान त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मंदिर स्थित है। यानी आप ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, आपके घर में जो भी शादी होती है, हमारा पहला निमंत्रण किसको जाता है, गणेश जी को जाता है। तो कौन से गणेश जी को जाता है, रणथंभौर किले में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है उन्हीं में ही आपका पहला यानी शादी का जो पहला न्योता है वो वहाँ जाता है, जो कि अपनी संस्कृति की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि हमारा जो पहला है गणेश मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि जहाँ भी पूरे राजस्थान में जो मांगलिक काम होंगे उसका पहला निमंत्रण हम गणेश जी को ही देंगे। और ये दुर्ग भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जो कि 21 जून 2013 को शामिल हुआ था। यहाँ पे देखने लायक मंदिर है, सुबारी महल, जोरा बोरा महल, हमीर महल, हमीर कचहरी, सपना बावड़ी, पद्मला तालाब, गुप्त गंगा और शिव मंदिर। यानी जब भी हमीर का नाम आए आपको कहाँ पहुँचना है, आपको जाना है रणथंभौर किले में। ये आप मंदिर फोटो देख सकते हो, त्रिनेत्र गणेश भगवान की। ये भी किला फेमस है। राजस्थान इतिहास का पहला शाखा यानी प्रथम शाखा कहाँ हुआ था, रणथंभौर में ही हुआ था, जब 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था। तो ये इतिहास का पहला शाखा है, सबसे बड़ा शाखा नहीं है, इतिहास का पहला शाखा है, पहला शाखा है। और यहाँ पे अग्नि में जोहर नहीं हुआ था, यहाँ पे जल में जोहर हुआ था। रानी थी रंगादे के नेतृत्व में, और केसरिया किया था हमीर चौहान ने। तो हमीर चौहान रणथंभौर का एक बड़ा ही प्रभावशाली राजा था, उसी के नाम से रणथंभौर को आज जाना भी जाता है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की। कुंभलगढ़ फोर्ट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। दुनिया की पहली सबसे बड़ी दीवार कहाँ है, हमें पता है चाइना में है। चाइना के बाद दुनिया में जो दूसरी सबसे बड़ी दीवार है वो कहाँ है, कुंभलगढ़ में है, जो कि कितनी है, 36 किलोमीटर है। और आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी दीवार कहाँ है, तो वो कहाँ है, कुंभलगढ़ में, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। अभी ये इतनी हाइट पे स्थित है, इसको मेवाड़ की क्या बोलते हैं, आंख भी बोला जाता है, मेवाड़ की आंख। इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी बोला जाता है। यानी जब जब मेवाड़ पे संकट आया है तो मेवाड़ के राजाओं ने कुंभलगढ़ में ही शरण ली थी, इसलिए मेवाड़ को इसको संकटकालीन राजधानी भी इसको बोला जाता है। साथ ही में यहाँ पे ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ जो किला है वो कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था शुरुआत में, और इसके जो आधुनिक आज जैसा दिखता है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था 1444 से 1458 के बीच में, अपनी रानी कुंभल के लिए करवाया था। और इसका जो एंट्री गेट है उसको औरट पोल बोलते हैं। इसका वास्तुकार मंडन था। इसके उपनाम है मेरुदंड, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली यानी संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़। और कटारगढ़ के बारे में ही अबुल फजल लिखते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर आप सिर उठा के इसको देखते हो तो आपके सर की जो पगड़ी है वो पीछे गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को एस्ट्रुकून का दर्जा दिया है। एस्ट्रुकून यानी वो विदेश से आए हुए थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, तो वहाँ पे एस्ट्रुकून का एक किला है, उसके समान इसको उन्होंने इसको बताया है। यही किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के तौर पे भी जाना जाता है। यानी इस किले के जो बादल महल है, उस बादल महल में जो जनाना कचहरी है, जनाना कक्ष है, उस जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का 1540 में क्या हुआ था, जन्म हुआ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, क्योंकि महाराणा प्रताप का नाम आते ही हमारा माइंड चित्तौड़गढ़ की तरफ जाता है,
लेकिन कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल है उसमें बादल महल है, यही वो बादल महल है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। झाली रानी का मालिया है जिसे अटपटा महल भी बोलते हैं, अटपटा महल। मामादेव कुंड भी यहाँ स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार जो 36 किलोमीटर है वो भी यहीं स्थित है। और यह दुर्ग भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, शामिल है, जो कि 21 जून 2013 को है। आप ये दीवार देख सकते हो, ये दीवार, ये दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, ये पूरी 36 किलोमीटर है, इस पहाड़ों में फैली हुई। यहाँ से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फर्स्ट यूनिट में वो कुछ होंगे इस तरीके से, किस किले को सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा जैसलमेर किले को सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर किले का निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल भाटे ने, जैसल भाटे ने। गड्डीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में। राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, रणथंभौर में 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा कहाँ हुआ था? इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में कुल कितने शाखे हुए? 2.5 शाखे हुए थे। और सबसे बड़ा शाखा कहाँ हुआ था? सबसे बड़ा शाखा चित्तौड़गढ़ में हुआ था 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और पद्मिनी रानी के नेतृत्व में हुआ था। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस किले में है? रणथंभौर में है। हमारा पहला शादी का निमंत्रण कहाँ जाता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर में जाता है। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली के नाम से कौन सा गढ़ जाना जाता है? कुंभलगढ़ जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म भी किस किले में हुआ था? कुंभलगढ़ में ही हुआ था। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, दो बच्चों याद रखना, राजसमंद में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये कुछ किले हैं, कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ, हमारा फर्स्ट यूनिट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट, यानी राजस्थान मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का जो टॉपिक है, जो पेपर है आपका, उसकी सेकेंड यूनिट, जिसमें है हवेलियाँ, हवा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। यानी हवेलियाँ है आपके सिलेबस में शेखावाटी और जैसलमेर की हवेलियाँ है। तो सेकंड यूनिट में हम देखेंगे इन 4 टॉपिक को और यहाँ से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो करते हैं सेकंड यूनिट की शुरुआत। हवेलियाँ, हवेलियाँ क्या है राजस्थान में कि जैसे मान लो कि जो पुराने जो व्यापारी लोग थे वो अपने मकान बनाया करते थे, और वो मकान इतने भव्य और इतने शानदार तरीके से बनाते थे कि वह अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर को अपने आप में शामिल या समाहित करने वाला एक उदाहरण बनकर आज हमारे सामने है। तो राजस्थान के मुख्यतया शेखावाटी क्षेत्र में और जैसलमेर क्षेत्र में कई सारी हवेलियां हैं, और ये हवेलियां अपने भित्ति चित्र और अपनी जो बेहतरीन वास्तुकला या आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। और ये उन व्यापारियों की संपत्ति है जो कभी उनमें रहा करते थे। आज वो व्यापारी लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो लेटर ऑन छोड़ के चले गए। आज ये हवेलियाँ सुनी पड़ी है, कई हवेलियाँ होटल्स के तौर पे बन चुकी है। तो ये हवेलियाँ अपने ग्रेट आर्किटेक्चर के लिए इतिहास में हमेशा के लिए अमर हैं। तो हम बात करते हैं शेखावाटी की हवेलियों की। शेखावाटी, जो राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें जो हवेलियाँ है वो अपनी अद्भुत कला और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। लगभग विशेष रूप से जो 18वीं और 9वीं सेंचुरी में जो मारवाड़ी व्यापारियों ने जो यहाँ हवेलियाँ बनाई थी, बेसिकली नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू और फतेहपुर जैसे शहरों में जो बनाई थी वो अपने भित्ति चित्रों के लिए, और उनसे जो सजी हुई जो कई तरीके की हवेलियां है, जैसे मान लो ये हवेली है, ये पोदार हवेली है, ये पोदार हवेली नवलगढ़ का चित्र है। तो ये जो चित्र है जो बाहर दिख रहे हैं हवेली पे, ये जो, क्योंकि ये रास्तों में चलते हुए आदमियों को दिखते हैं, रास्ते में चलते हुए, तो ये एक तरीके से जो आर्ट है ये ओपन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन आर्ट गैलरी है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि ओपन आर्ट गैलरी किसे बोलते हैं? तो शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उन्हें ओपन आर्ट गैलरी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो दीवारें हैं उन पर कई तरीके की पेंटिंग की हुई है और वह एक ओपन तौर पे है। तो ओपन आर्ट गैलरी के तौर पे इसे जाना जाता है। अब जो शेखावाटी की हवेलियाँ है उसके क्या की फीचर्स है? पहले फ्रेस्कोस यानी कि भित्ति चित्र हवेलियों की दीवारें और जो सीलिंग है वो भित्ति चित्रों से ढकी हुई है। ये चित्र पौराणिक विषय जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, उनकी कहानियों के साथ ये क्या है? बने हुए हैं, उसको दिखाने वाले बने हुए हैं। साथ ही इसकी जो आर्किटेक्चर की शैली है वो बताती है कि इसमें ऊंचे और मेहराबदार प्रवेश द्वार है, यानी कि ये जो गेट है आप देख रहे हो एकदम हाइट वाला है और बहुत ही ज़्यादा ये मेहराबदार झरोकों के साथ बनी हुई बालकनियों के साथ ये क्या है? सजा हुआ है। ये इसकी आर्किटेक्चर की एक विशेषता है या यूं कहे कैरेक्टरिस्टिक्स है। हवेलियाँ आमतौर पर कई मंजिला होती थी, 2 मंजिल 3 मंजिल, और बेसिकली ये सैंड स्टोन और ईंट से बनी हुई होती थी। तो ये जो आप देख रहे हो ये नवलगढ़ और मंडावा की हवेलियाँ है। बाहर ये जो पेंटिंग हो रखी है हवेलियों पे, और अंदर ये जो बालकनी है और इसकी जो सीलिंग पे हो रखी है,
तो इनके लिए ज़्यादा फेमस है ये शेखावाटी हवेलियों की क्या है विशेषता है। आपके जो क्वेश्चन आएगा वो छोटा क्वेश्चन तो ये आएगा, ओपन आर्ट गैलरी के तौर पे किसे जाना जाता है या फ्रेस्को के तौर पे किसे जाना जाता है। और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कि शेखावाटी हवेलियों के बारे में आप एक लेख लिखो, तब आपको बताना होगा कि ये हवेलियाँ है, इसके क्या फीचर्स है, कौन कौन सी हवेलियाँ फेमस है, वो सारी चीज। अब टाइप्स ऑफ आर्ट एंड थीम्स इन शेखावाटी हवेली। शेखावाटी हवेली में क्या क्या थीम के तौर पे जो बनी हुई है, तो पहला है माइथोलॉजिकल थीम्स यानी पौराणिक विषय, जिसमें रामायण महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों को जो चित्र है वो उन पे दर्शाए हुए हैं जो कि भक्ति भाव को उजागर करते हैं। दूसरा सोशल एंड हिस्टोरिकल थीम्स यानी सामाजिक और ऐतिहासिक, जैसे दैनिक जीवन में जैसे शादी ब्याह या समारोह या औपनिवेशिक प्रभाव के दृश्य दिखाए गए हैं कि शादी, जो अभी आपने पीछे वाले चित्र देखा इसमें जैसे मान लो ये हाथी है, इस पे बारात जा रही है, तो एक तरीके से विवाह का चित्र इसमें दिखाया हुआ है, जो कि सामाजिक जो सोशल कल्चर है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ था उसको ये शो करता है। यूनिक स्टाइल ऑफ शेखावाटी आर्ट, शेखावाटी जो कला है उसकी एक अनोखी स्टाइल को ये शो करते हैं। आमतौर पर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो रंग होते थे वो नेचुरल रंग होते थे, और एक कलाकारों ने भित्ति चित्रों को टिकाऊ बनाने के लिए कई बार अंडे का घोल और चूना पत्थर के प्लास्टर का यूज किया है। और प्रत्येक पेंटिंग अपने रंग समायोजन, रंग का जो कॉम्बिनेशन है वो और के कारण जो अपने आप में क्या है अनोखा एक यूनिक आर्ट बनाती है। जो शेखावाटी की जो हवेलियां है वो एक विशिष्ट विरासत का स्थल बनती है। ये टाइप्स ऑफ शेखावाटी हवेलियों की थीम्स के बारे में है। अब शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियां है जो बेसिकली फेमस है, तो वो है पोदार हवेली नवलगढ़, मोरारका हवेली झुंझुनू, मंडावा हवेली और डुनलोद की हवेली। इसके अलावा फतेहपुर की हवेलियाँ और भी कई तरीके की हवेलियाँ, बेसिकली नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू और डुनलोद यहाँ की हवेलियाँ ज़्यादा फेमस है, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए, फ्रेस्को के लिए और मेहराबदार बालकनियों के लिए ये क्या है फेमस है। अब बात करते हैं हवेली ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये रेगिस्तान में स्थित है, दूसरा यहाँ का जो लोकल स्टोन है वो येलो स्टोन है यानी पीला बलुआ पत्थर है, जो इनकी इमारतों में यूज किया हुआ है। जैसे मान लो ये जो आपको दिख रही है हवेली, इसमें येलो स्टोन यूज किया हुआ है। तो शाम के टाइम पे जब सूरज ढल रहा होता है तब ये गोल्ड की तरह चमकती है, ये चीज़ें गोल्ड की तरह चमकती है, इसलिए इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। विशेषतः यहाँ पे लोग सनसेट के टाइम पे जाना पसंद करते हैं। जैसलमेर की हवेलियाँ मुख्य रूप से 19th जो सेंचुरी है उसमें जैन व्यापारियों द्वारा बनाई हुई है, जो कि एक यूनिक जो डिजाइन है या यूनिक एक कला को क्या करती है, इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका जो मिक्सचर है वो इसमें देखा जाता है। तो आप ये जो चित्र देख सकते हो इसमें ये जो हवेलियाँ है जुड़ी हुई है, ये बहुत संकरी गलियाँ होती है। जैसलमेर की हवेलियों में बहुत संकरी गलियाँ होती है, तो छोटी छोटी गलियाँ भी इसकी क्या है विशेषता। आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऑफ जैसलमेर हवेली, जैसलमेर की जो हवेली है उसमें पीला पत्थर ज़्यादा यूज किया हुआ है हवेलियों को स्थानीय रूप से, क्योंकि वहाँ पे येलो स्टोन है तो उसी से बनाया हुआ है, जो कि इसको गोल्डन लुक देता है। साथ में डेकोरेटेड बालकनियाँ और खिड़कियाँ हैं, जो कि इसके जो झरोकों को है वो और भी ज़्यादा क्या करती है डिजाइन के तौर पे डिजाइनफुल बनाती है। जैसे ये हवेली है, इसमें जो झरोके हैं कितने शानदार ये बने हुए हैं, तो ये इसको एक यूनिक स्ट्रक्चर देती है जो कि इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही यहाँ पे जो छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं और बहुमंजिला इमारतें यहाँ पे बनी हुई है। हवेलियाँ सक्रिय और गलियाँ किनारे स्थित होने के कारण जैसलमेर के जो पुराना शहर है उसके आकर्षण को या उसके अट्रैक्शन को ये टूरिज्म के तौर पे यानी लोगों को ये अट्रैक्ट करती है। तो ये यहाँ की क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसलमेर की हवेलियों की। अब जैसलमेर में कुछ नोटेबल हवेलियाँ हैं, वो कौन कौन सी है, पटवोक की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है, पटवोक की हवेली कहाँ पे है, नथमल की हवेली कहाँ पे है, तो आप ये आंसर में बताएंगे कि जैसलमेर की हवेलियाँ हैं। तो ये जो हवेली है जैसलमेर की बेसिकली पीले पत्थर से बनी हुई है, सकरी गलियाँ है, डिजाइनदार इसकी क्या है बालकनियाँ है। अब बात करते हैं हवा महल की। हवा महल हम सबको पता है, हवा महल जयपुर का है। आप जब स्कूल में थे तो आपने स्कूल के टूर में भी देखा होगा या गए होंगे कभी, या फिर जब भी आप कभी जयपुर गए हो, क्योंकि हवा महल ऑन रोड ही है, तो खूब सारी आपने फोटोज में अपने दोस्तों के साथ देखा होगा। हवा महल जयपुर के साथ जो शासक है उनकी जो दूरदर्शिता है और उनकी जो क्रिएटिविटी है उसका एक क्या है एक प्रमाण है। इसकी जो डिजाइन है और जो इसकी कैपेसिटी है या इसकी जो सुंदरता है, ये इसे भारत में सबसे शानदार एक आर्किटेक्चर वाली वस्तुओं में एक बनाता है।
लोकेशन कहाँ है? जयपुर में। कब बना था ये? 1799 में। आर्किटेक्चर की स्टाइल क्या है? राजपूत एंड मुगल का ये मिक्सचर है। इसका जो आर्किटेक्ट है यानी इसका जो वास्तुकार है वो है लालचंद उस्ताद। इसको स्टार मार्क लगाना। और ये कब बना था? जब महाराजा स्वाई प्रताप सिंह का क्या था, जयपुर पे शासन था, तब ये महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के कार्यकाल में बना हुआ है। हवा महल की जो आकृति है ये कृष्ण के मुकुट के भांति है, यानी कि ये इस तरीके से जो मुकुट होता है ये, तो ये मुकुट के भांति है। नीचे से जो इसकी पहली मंजिल है ये थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, ऊपर वाली सकड़ी है, फिर उसके ऊपर वाली और सकड़ी है, फिर और सकड़ी है और सकड़ी है। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 और 5 मंजिला इमारत है, जो कि कृष्ण के मुकुट के भांति है। क्योंकि जो स्वाई प्रताप सिंह थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो इन्होंने कृष्ण को डिवोट करके ये हवा महल बनवाया था, जिसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद था। अब इसका जो स्ट्रक्चर और लेआउट है ये 5 मंजिला इमारतों में बना हुआ है। इमारत एक पिरामिड जैसी है। पिरामिड का मतलब होता है नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा, जो कि ऊपर उठने के साथ साथ क्या होती जाती है? सक्रिय होती जाती है। प्रत्येक मंजिल नीचे वाली मंजिल से क्या है? छोटी है। 5वीं मंजिल मुकुट मंदिर के नाम से जानी जाती है, जो मूल रूप से किसका स्थान होता था? पूजा का स्थान होता था। इसमें क्या सामग्री यूज की हुई है? इसमें लाल और गुलाबी सैंडस्टोन यूज हुआ है, जो कि जो जयपुर की जो अन्य गुलाबी इमारतों के साथ एक घुल मिल जाता है। इसी कारण इस शहर का नाम क्या है? गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी जयपुर का नाम है। इसका जो आगे का भाग है उसमें खिड़कियां बनी हुई है, जो इसमें लगभग 953 छोटी बड़ी खिड़कियां बनी हुई है, जो कि जालीदार काम लगाया हुआ है, काम किया हुआ है। तो अब इसमें इतनी सारी खिड़कियां बनी हुई है तो हवा आती रहती है, इसलिए इसका क्या नाम है? हवा महल। ऐसा महल जिसमें हवा आती रहती है हवा महल कहा जाता है। सामने कोई प्रवेश द्वार नहीं है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि हवा महल के सामने कोई एंट्री गेट नहीं है। इसका एंट्री गेट साइड से है, सामने से इसका एंट्री गेट नहीं है, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को छुपाया हुआ है और जो कि रहस्य में इसको बनाता है कि इसका एंट्री गेट कहाँ पे है। इसके अलावा इसके कुछ फन फैक्ट है कि इसको हवाओं का महल कहा जाता है और यह इसका उपनाम है। कई खिड़कियों से हवा बहने के कारण इसको क्या कहा गया है? हवाओं का महल, जो कि गर्मी में भी क्या रखती है? महल को ठंडा रखती है। इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हवा महल की कोई फाउंडेशन नहीं है, सीधा जमीन पे उठाया हुआ है और हल्की डिजाइन और बिना नींव के कारण ये क्या है? इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर की तरह खड़ा हुआ है। ये जयपुर का एक सिंबल के तौर पे है। जयपुर हवा महल जयपुर का एक स्थायी प्रतीक है और प्रचार सामग्री में आपने कई जगह हवा महल का चित्र देखा भी होगा। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की। जब हम फोर्ट जब पीछे हमने पढ़े थे फोर्ट और हमने चित्तौड़ जब पढ़ा था, तो चित्तौड़ में हमने विजय स्तंभ का थोड़ा जिक्र किया था और ये भी कहा था कि आपके ये सेपरेट अलग यूनिट में है, तो हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। लोकेशन का है विजय स्तंभ की? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, जो कि राजस्थान में है। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था, जो भी मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। जब ये इसको बनाया था 1443 से लेके 1448 में 5 साल में, यानी कि राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी को हराया था, कि जो मालवा का क्या था? राजा हुआ करता था। तो मालवा को हराया राणा कुंभा ने, तो उस विक्ट्री के तौर पे, सिंबल के तौर पे क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। तो इसका नाम ही क्या है? विक्ट्री टावर। यानी कौन सी विजय के उपरांत? मालवा विजय के उपरांत या मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद। इसका जो आर्किटेक्ट है या इसके जो वास्तुकार है वो है राव जेता नापा पोमा पुंजा। ये 4 जने इसके क्या है? आर्किटेक्चर है। इसका आर्किटेक्ट 9 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। और भगवान विष्णु को क्या है? ये समर्पित है, डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु। और कई हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पे नक्काशी की हुई है। और ये सिंबल ऑफ राजपूत वेलर एंड ब्रेवरी, यानी राजपूत वीरता का और बहादुरी का क्या है? एक सिंबल है। और ये राजस्थान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका एक बेहतरीन हेरिटेज के तौर पे राजस्थान में ये है। तो अगर आपका कभी मौका मिले चित्तौड़गढ़ जाने का, तो विजय स्तंभ आप देखोगे तो आप देख के देखोगे कि कितना शानदार ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। साथ ही में मैंने अपन चित्तौड़ के टाइम पे पढ़ भी रहे थे कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों में जो मीनार या इमारत दिखाई जाती है वो कौन सी है? विजय स्तंभ ही है। तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें विजय स्तंभ ही यूज हुआ है, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है उसमें भी विजय स्तंभ यूज हुआ है। तो ध्यान रखना, ये चित्तौड़गढ़ में है और ये राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। अब नेक्स्ट आता है कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम। कीर्ति स्तंभ ये भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ किले में है। इसका निर्माण एक जैन व्यापारी ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। और ये जो जैन तीर्थंकर है भगवान आदिनाथ, जो ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाते हैं, जो पहले जैन तीर्थंकर थे, उनको ये क्या है? डेडिकेटेड है। ये 22 मीटर यानी कि 72 फुट ऊंचा है और इसको लाल
बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और ये जैन तीर्थंकरों की जो मूर्ति है उनको उकेरा हुआ है इसमें। और सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंस है कि राजस्थान की जो जैन हेरिटेज है, जो रिच जैन हेरिटेज है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि राजस्थान की जो जैन हेरिटेज है वो कितनी रिच हुआ करती थी, उसका एक ये नमूना प्रेस करता है। साथ ही में ये पीस, डिवोशन और नॉन वायलेंस का क्या है, सिंबल है। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों कहाँ स्थित है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, ध्यान रखना दोनों ही चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो दोनों के बारे में आप जरूर ध्यान रखिए। इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी यूनिट है, इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे होंगे। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेखावाटी की हवेलियां, बेसिकली मैं कहूँ नवलगढ़ या मंडावा, नवलगढ़ या मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। पोदार हवेली कहाँ है, हमने अभी पढ़ा, पोदार हवेली कहाँ है, नवलगढ़ में है। पटवो की हवेली कहाँ है, पटवो की हवेली जैसलमेर में है। साथ ही में नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली भी कहाँ है, जैसलमेर में। गलियों का शहर किसे कहते हैं, गलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। फ्रेस्को से आप क्या समझते हैं, जो शेखावाटी की जो हवेली है उस पर जो भित्ति चित्र है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेस्को बोलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल कितनी मंजिल इमारत है, हवा महल 5 मंजिला इमारत है। शेखावाटी हवेलियां किस लिए जानी जाती है, शेखावाटी हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों और डिजाइनदार वास्तुकला है उसके लिए जानी जाती है। हवा महल का वास्तुकार कौन था, हवा महल का वास्तुकार था लालचंद उस्ताद, लालचंद उस्ताद लालचंद। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, जब वह मालवा को जीतकर आया था 1443 से 1448 के बीच में। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, राव जेता नापा पोमा पुंजा, 4 जने थे, ये एक ही बार नाम नहीं है, जेता नाथा पोमा पुंजा, ये तो ध्यान रखिए। और भी यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे। और साथ ही में आपसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शेखावाटी हवेलियों के बारे में एक निबंध लिखो या लेख लिखो, जैसलमेर की हवेलियों के बारे में लेख लिखो। हवा महल पर भी आपसे लेख लिखवाया जा सकता है, तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। जो सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है उसमें मंदिर है, तो आपके मंदिर कितने हैं, इसमें 5 मंदिर दिए हुए हैं। ओशिया के मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, किराड़ू के मंदिर, रणकपुर के मंदिर और खाटू श्याम मंदिर। तो 4 जो मंदिर है ये जैन मंदिर है और एक ये है, ये हिंदू मंदिर है। तो 4-5 मंदिर आपके इसमें दिए हुए हैं। तो हम थर्ड यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान की, तो इसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। मंदिर क्या है, मंदिर एक राजस्थान में जो मंदिर है वो राजस्थान की सांस्कृतिक, स्थापत्य और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाली क्या है, एक अनूठी कहानी है। या आप यूँ कहे तो राजस्थान की जो मंदिर है, राजस्थान की रिच आर्किटेक्चर को, राजस्थान की रिच कल्चर को और राजस्थान की जो परंपराएं हैं उनको दर्शाते हैं। ये तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि उनकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की प्रशंसा करते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये रणकपुर का मंदिर है, रणकपुर का मंदिर है, जो कि कहाँ है, पाली में है। तो कभी मौका लगे तो जरूर आप देखिए, जैन मंदिर है। और राजस्थान जब आप इनको देखते हो तो आप जानते हो कि राजस्थान कितना रिच रहा है, राजस्थान का जो आर्किटेक्चर है वो कितना बहुत ज़्यादा यूँ कहे राजस्थान को और भी ज़्यादा रिच बनाने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले ओशिया के जैन मंदिर। ओशिया के जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है, जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर। ओशिया के जो मंदिर है वो हिंदू और जैन मंदिर दोनों मंदिरों के यहाँ पे क्या है बने हुए हैं, दोनों ही मंदिर, जो कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बने थे। पौराणिक कथाओं, प्रकृति और जो डेली रूटीन की जो जिंदगी के काम है उनको दर्शाया हुआ है इनकी नक्काशियों में, यानी कि जो इन पे नक्काशी की हुई है, ये जो नक्काशी की हुई है यहाँ पे पौराणिक कथाओं को और जिंदगी की डेली रूटीन को, जैसे शादी विवाह के समारोह दिखा दिया, उस तरीके के इनमें नक्काशी की हुई है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है उनमें सचियाय माता का मंदिर और महावीर जैन मंदिर यहाँ पे ज़्यादा प्रमुख मंदिर है। वास्तुकला की बात करें तो देवी देवताओं के, जानवरों के और फूलों के पैटर्न की नक्काशी की हुई है। जो सैंड स्टोन है उसका ज़्यादा यूज किया हुआ है। ओशिया के जो मंदिर है वो अपने खंभों, बड़े हॉल, बड़े गर्भगृह और जटिल रूप से सजाए गए जो इसकी नक्काशी है उनके लिए जाने जाते हैं। तो ओशिया के मंदिर कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। जैन और हिंदू दोनों तरीके के मंदिरों का यहाँ पे मिश्रण है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर है वो है माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो हिल स्टेशन है राजस्थान का, वहाँ ये क्या है स्थित है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच
5 मंदिर यहाँ पे बनाए हुए थे। ये मंदिर मार्बल से बने हुए हैं और मार्बल की जो आर्किटेक्चर है उसका एक भव्य नमूना है। यानी कि ये जो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो कि अगर आपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखे हैं तो हम ये कहेंगे कि जो ताजमहल है वो भी इसके सामने कुछ नहीं लगता। यानी कि ताजमहल बेशक दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन जब आप इन मंदिरों को देखते हो, जो जैन मंदिर है, इनकी नक्काशियों को आप देखते हो मार्बल पे, तो आप दांतों तले अंगुली दबाए बिना नहीं रखोगे कि बिना किसी बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट के इतनी फाइन जो आर्किटेक्चर है वो इसको देखने को मिलता है। तो ये अपनी जो जटिल डिजाइन है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो इसकी डिजाइन है और जो इसका जो यहाँ का आर्किटेक्चर है उसके लिए दुनिया भर में क्या है, फेमस है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मंदिर है उसमें विमल वसई का मंदिर जो कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, और लूण वसई का मंदिर जो कि 22 तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। इन मंदिरों का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में है और ये मार्बल के मंदिर है या मार्बल से बने हुए आर्किटेक्चर के नमूने हैं। बढ़ते हैं आगे, किराड़ू के मंदिर। जो किराड़ू है वो बाड़मेर में है, जो पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर के पास ये स्थित है। और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं कि यानी कि ये थोड़े से यूं कहे टूरिज्म की नज़रों से दूर रहे हैं कई दिनों तक, लेकिन ये बहुत ही शानदार और आर्किटेक्चर को अपने आप में संजोए रखने वाले मंदिर थे। 11वीं शताब्दी में बनवाए थे, परमार वंश द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ की जो मुख्य मंदिर है उसमें ये 5 मंदिर है, जिसमें सोमेश्वर जो मंदिर है जो कि लॉर्ड शिवा को क्या है समर्पित है, वो मंदिर यहाँ पे ज़्यादा प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय और राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या है, मिक्सचर है। यहाँ पे जो नाचने वाली जो नर्तकिया है, संगीतकार और देवताओं की मूर्तियों को उकेरा हुआ है। जो इंडिया में जो खजुराहो के मंदिर है, जो एमपी में खजुराहो मंदिर की भांति यहाँ पे चित्र है, भित्ति चित्र है, तो इसलिए खजुराहो के मंदिर की भांति होने के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहा गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के खजुराहो किसे कहे हैं, बाड़मेर के किराड़ू मंदिरों को, किराड़ू के जो मंदिर है उनको राजस्थान का खजुराहो कहा है, क्योंकि खजुराहो से इनकी मिलती जुलती डिजाइन है। तो ये इसके लिए इसमें यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, रणकपुर के जैन मंदिर। जो रणकपुर है वहाँ के जो जैन मंदिर है वो रणकपुर कहाँ है, पाली में है। रणकपुर मंदिर भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण जैन मंदिरों में से एक है। यानी कि बहुत लंबे चौड़े मंदिर है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा मंदिर है, जो कि पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को क्या है समर्पित है। इनका निर्माण 15वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय व्यवसायी दारणा शाह के संरक्षण द्वारा करवाया था, जो कि राणा कुंभा की सहायता से या सहयोग से यहाँ पे ये काम हुआ था। जो मुख्य विशेषता है वो है कि ये यहाँ पे 1444 मंदिर है। यानी इस जो ये जो मंदिर है इसमें 1444 खंबे हैं, स्तंभ है या पिलर्स है, और हर एक पिलर एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। यानी कि कोई भी जो पिलर है वो एक दूसरे में नहीं मिलता है। यही इसकी सबसे खास बात है। यहाँ पे कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं है, जो कि टूरिस्टों को बीच में बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज पैदा करती है कि कितना शानदार ये मंदिर है। और साथ में ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल तरीके से बनाए हुए हैं, यानी एक ही लाइन में ये बने हुए हैं, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर भी कहा जाता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे जो खंबे खंबे हैं तो इसलिए फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स इसको कहा जाता है। इसका जो आर्किटेक्चर है उस वाइट मार्बल का उपयोग इसमें किया गया है। मंदिर चौमुखा है, चौमुखा डिजाइन में बना हुआ है, जो कि जैन धर्म के चारों दिशाओं के प्रति खुलेपन का क्या है, एक प्रतीक है। मंदिर में खंभों, गुबंद और दीवारों पर विस्तृत नक्काशी की हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा डिजाइनदार है या बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है, जो कि जैन शिक्षाओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। मंदिर की जो समरूपता है और जो स्थापत्य विवरण है वो जैन वास्तुकला का क्या है, एक चमत्कार है। तो जैन मंदिर राजस्थान में बड़े रिच मंदिर रहे हैं, चाहे वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हो, चाहे वो रणकपुर के जैन मंदिर हो। तो आप इन चित्रों में देख सकते हो कितने ये रिच रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, खाटू श्याम टेम्पल। खाटू श्याम जो मंदिर है, आधुनिक जो आज कलयुग है, कलयुग के भगवान खाटू श्याम, भगवान बाबा खाटू श्याम को बोला जाता है। और खाटू श्याम ऐसे नाम है जो कि आज की पूरे भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। जो खाटू श्याम मंदिर है वो सीकर जिला के रिंग्स के पास खाटूगांव में है। ये मंदिर श्याम बाबा को समर्पित है। बोला जाता है कि भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही क्या किए जाओगे, पूजे जाओगे। जो बर्बरीक है वो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, जो कि महाभारत के युद्ध में 3 बाणों से
किंवदंती है कि 3 बाणों से पूरे महाभारत के युद्ध को क्या करने की, खत्म करने की क्या रखते थे, कैपेसिटी रखते थे। तो बड़ी ही चतुराई से कृष्ण ने उनको, उनके सर को कटवा दिया था और आज वही बर्बरीक बाबा श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। ये किंवदंती है कि बर्बरीक को कृष्ण ने कलयुग में यानी आज के युग में श्याम के रूप में पूजने का आशीर्वाद दिया था। और ये आज अपने आप में एक प्रफुल्लित भी है कि ऐसा हो भी रहा है। ये बेसिकली ये जो फागुन का महीना है, यहाँ पे मेले के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब ये पहले ये लखी मेला होता था, अब ये कक्की मेला हो गया, यानी करोड़ों लोग जहाँ आते हैं वो कक्की मेले में आता है। इसका आर्किटेक्चर की बात करें तो वाइट मार्बल से और टाइल से बना हुआ है, सुंदर चित्रों और सजावटी द्वारों से सुसज्जित है। आंतरिक गर्भगृह में खाटू श्याम जी की पवित्र मूर्ति है, जिनको चमकीले कपड़ों और मालाओं से सजी रहती है। मंदिर परिषद में बड़ा आंगन है, श्याम कुंड है जो कि पवित्र तालाब है और अनुष्ठान करने की यहाँ क्या है, सुविधाएं हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हो, ये श्याम कुंड है और ये बाबा श्याम है। और ये खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो ये है, ये रिंगस के सीकर जिले के रिंगस शहर के पास में खाटू गांव में स्थित है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू में बने हुए हैं। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दारणा शाह ने करवाया था। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू मंदिरों को। किराड़ू मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, वास्तुपाल और तेजपाल ने। रणकपुर जैन मंदिरों पर लेख लिखो। तो रणकपुर जैन मंदिरों के बारे में आपको सारी बातें लिखनी होगी कि ये पाली में है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है, पहले जो तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकर है, 1444 खंबे हैं, व्हाइट मार्बल पे है, इसमें ये है उसमें वो सारी बातें आपको जरूरी नहीं कि रणकपुर जैन मंदिरों के बारे में आपसे पूछा जाए, आपसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, किराड़ू के मंदिरों के बारे में भी पूछा जा सकता है। लूण वसई और विमल वसई मंदिर कहाँ स्थित है, तो लूण वसई और विमल वसई मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ओसिया के मंदिर कहाँ स्थित है, ओसिया के मंदिर जोधपुर के पास स्थित है, ओसिया गांव में। तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जो थर्ड यूनिट है, जो नेक्स्ट यूनिट है उसकी हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट में है आपकी बावड़िया, जो कि झुंझुनू की बावड़ी, चांद बावड़ी और रानी जी की बावड़ी है। साथ में बांध है जो कि राजसमंद बांध और जयसमंद बांध है। तो फोर्थ यूनिट को हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो आपका जो पेपर है वैल्यू एडेड कोर्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, उसकी ये लास्ट यूनिट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये पेपर मिला है। अगर आप इसको एक बार इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ही हम इतनी सारी बातें हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आपको कमेंट करना है यूट्यूब के वीडियो पे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवाए, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और एग्जाम से पहले आप 2-3 बार इस वीडियो को देख ले और एक बार इस पीडीएफ को पढ़ ले, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इससे जो हमारी जो पीडीएफ है या यूँ कहीं इस क्लास के बाहर से या इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बावड़िया क्या है, राजस्थान में जो बावड़िया है वो एक पुण्य का प्रतीक मानी गई है। राजस्थान में जो बावड़िया है वो एक पुण्य का प्रतीक मानी गई है, यानी कि मैं किसी की याद में, किसी की स्मृति में क्या बनवा रहा हूँ, एक पानी का साधन बनवा रहा हूँ, तो एक पुण्य का है। आज हम जब ये बोलते हैं ना कि प्याऊ बनवा दी किसी ने, तो अब क्योंकि जिनके पास पैसा कम होता है वो प्याऊ बनवा दिए जाते हैं, और पहले जो राजा महाराजा थे उनके पास पैसा ज़्यादा था तो वो क्या बनवा देते थे, बावड़ी बनवा देते थे। बावड़ी बनाना कोई बच्चों का काम नहीं था, बावड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। बावड़ी अपने आप में कई सालों तक काम चलता था बावड़ियों का। तो बावड़िया जो राजस्थान में जो बावड़िया हैं वो राजस्थान की आर्किटेक्चर को और राजस्थान की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको शो करती है। ये शुष्क क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में हमें पता है पानी की हमेशा से कमी है, तो उस पानी को स्टोर करने की प्रणालियों के तौर पे बावड़ियाँ बनाई जाती थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए ये यहाँ पे फेमस रही है। राजस्थान की जो बावड़ियाँ है उनकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा, आज भी इनका जो वाटर मैनेजमेंट जो टेक्निक है अगर आप उसको देखते हो तो ये आज भी उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो ये एक तो इसकी सस्टेनेबिलिटी, साथ में जो कल्चरल और सोशल जो सेंटर है उसका ये सेंटर रही है कि राजस्थान की जो कल्चरल वैल्यू हो, जो सोशल वैल्यू है, बावड़िया सभा स्थल रही है, पूजा स्थल रही है, विश्राम स्थल के तौर पे काम करती थी। ये सामाजिक जीवन का क्या है, एक अंग बनी हुई थी। कला और वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार था, सिमेट्रिकल सीढ़ियाँ, बहुत ज़्यादा डिजाइनदार इसकी नक्काशियाँ, और वहाँ जो उस टाइम के जो कारीगर है राजस्थान के, उन कारीगर की स्किल्स को दिखाने वाली
या स्किल्स को शो करने का काम करती है बावड़िया। तो ये राजस्थान की बावड़ियों की कुछ विशेषताएं हैं। बात करते हैं झुंझुनू की बावड़ियों की। बावड़िया क्या होती है? बेसिकली जो अंडरग्राउंड होता है, यानी कि ये जमीन है, जमीन के अंदर हमने कहा 2-3 मंजिल गहरा कुछ बना दिया गया बावड़ी जैसा या कुएं जैसा, जो कि ऊपर से थोड़ा चौड़ा है और उसमें बरसात का पानी उतरता है, पानी स्टोर रहता है। उस पानी को पीने के और नहाने के दोनों के तौर पे काम में लिया जाता था। उसको क्या बोलते हैं? बावड़ी बोलते हैं। तो झुंझुनू की जो बावड़ी की बात करें तो झुंझुनू शेखावाटी का क्या है, एक महत्वपूर्ण जिला है जो कि वहाँ की खूबसूरत हवेलियों, किलों और कुओं के लिए जाना जाता है। और ये कुएं आमतौर पे सुंदरता के अनूठे मिश्रण के तौर पे जाने जाते हैं। आर्किटेक्चर की बात करें तो जो राजपूत स्थापत्य शैली, जो आर्किटेक्चर है, राजपूती जो आर्किटेक्चर है उसको ये शो करता है। और बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड पत्थर के ऊपर नक्काशी के साथ साथ इन कुएं में जो खंभे लगे होते थे वो बड़े ज़्यादा डेकोरेटेड होते थे। और ये जो बावड़ियाँ हैं न केवल वाटर स्टोर के तौर पे काम आती थी, बल्कि ये एक विश्राम करने के स्थान के तौर पे भी काम आती थी। जैसे मान लो ये बावड़ी है तो पानी तो यहाँ बीच में स्टोर होगा, तो इन जगहों पे आराम से रेस्ट भी किया जाता था, क्योंकि राजस्थान बहुत गर्म जगह रही हुई है। तो क्योंकि ये जो बावड़ियाँ ये अंडरग्राउंड होती थी तो ये थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता था, तो ये एक तरीके से जो रेस्ट है उसके लिए भी ये पर्पज से बनाई जाती थी। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो गहरे और चौड़े जो कुएं हैं वो स्थानीय लोगों के लिए है स्पेशली। और जो अकाल पड़ता था, अकाल के दौरान एक वाटर स्टोर के तौर पे काम करते थे और व्यापारियों और यात्रियों के विश्राम के लिए बनते थे। आज तो क्या है कि होटल वगैरह बन गए, हर कहीं पे आप रेस्ट कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, दूर दूर तो गांव नहीं होते थे। तो ये जो बावड़ियाँ है यही रात को जो यात्री वगैरह आते थे, जो रात का जो रुकते थे वो इन्हीं बावड़ियों में रुक जाते थे। जो झुंझुनू की कुछ बावड़ी है वो उसमें सती चौक बावड़ी, सुराबाई की बावड़ी ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं अबानेरी की चांद बावड़ी। तो ये जो बावड़ी है आपने कई बार कई फिल्मों में भी आपने देखी होगी। तो ये दौसा के पास अबानेरी गाँव में है चांद बावड़ी, दौसा के पास अबानेरी गांव में है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने, जिन्हें राजा चांद के नाम से भी जाना जाता था, 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इसलिए इसका नाम, क्योंकि चांद राजा ने करवाया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चांद बावड़ी पड़ गया। और ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। इनफैक्ट ये एशिया की सबसे बड़ी बावड़ियों में जानी जाती है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो एक बहुत ही मिरेकल जैसा है, यानी कि इसमें कहा जाता है आप जिन सीढ़ियों से अगर कोई निशानी नहीं करो तो आप जिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हो उन सीढ़ियों से वापस ऊपर नहीं आते हो, यानी कि भूल भुलैया है। इसकी जो सीढ़ियाँ है वो क्या है? भूल भुलैया है। लगभग 3500 इसमें सीढ़ियाँ है जो कि भूल भुलैया जैसा फीलिंग देती है। तो बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एड वंडर का काम करती है कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा जो जोग्राफिकल है या जो यूँ कहे जो सिमेट्रिकल है, यानी उसको किस तरीके से आर्किटेक्चर ने इसको अपने आप में बनाया होगा। इसका जो पर्पज था वो भयंकर जब सूखा पड़ेगा तो उसको सामना करने के लिए पानी को संग्रहित करने के तौर पे बनाया गया था। साथ ही में सामुदायिक स्थान के तौर पे बनाया गया था कि लोग यहाँ पे आए, आराम करें, गर्मी से बचे। और क्योंकि बावड़ियाँ गहराई में होती थी इसलिए ठंडी रहती थी, तो गर्मी में यहाँ पे रेस्ट करने के तौर पे भी ये पर्पज से भी बनाया जाता था। तो अबानेरी चांद बावड़ी की बात करें, इसकी कुछ और विशेषताओं की बात करें तो जो चांद बावड़ी है इसकी दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी की हुई है, जो कि हिंदू संस्कृति में पानी के धार्मिक महत्व को दर्शाती है। और जो इसका ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे जो मंदिर है वो सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है जो कि इसकी कलात्मकता को और ज़्यादा बढ़ाती है। यानी इसकी जो सामने का ये जो हिस्सा है यहाँ पे और ये जो हिस्से हैं इनमें कई हिंदू देवी देवताओं की क्या बनी हुई है? मूर्त बनी हुई है, जो कि इसकी आर्किटेक्चर को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। और ये जो पर्यटन है, आज जो इसका संरक्षण और पर्यटन है तो एक बहुत ही ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षण करने वाली एक जगह है। ऐतिहासिक मूल्य और जटिल डिजाइन के लिए ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। सरकार ने इसे विरासत स्थल के तौर पर संरक्षित कर रखा है और ये आज जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके ये अंडर आता है। तो बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे आते हैं। भानगढ़ के बाद दौसा में जो दूसरी चीज़ देखी जाती है वो चांद बावड़ी ही है। बढ़ते हैं आगे, रानी जी की बावड़ी, यानी वो बावड़ी जो रानी ने बनवाई थी इसलिए उस बावड़ी का नाम क्या है? रानी जी की बावड़ी। बूंदी में है। तो रानी जी की बावड़ी है, इसे रानी की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के बूंदी में है। इसका निर्माण 1699 में जो बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध थे उनकी रानी नाथावती ने करवाया था। रानी ने इसका निर्माण करवाया इसलिए इसका नाम क्या है? रानी जी की
बावड़ी। ये 46 मीटर गहरी है, बहुमंजिला चबूतरे और मेहराबदार दरवाजे हैं और बारीक निकासीदार इसके खंभे हैं, यानी कि आप चित्र में देख सकते हो। इनकी मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण है, इस कारण ये एक आर्किटेक्चर का एक अजूबा है और इसलिए ये राजस्थान में जो बावड़िया है, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां कौन सी जगह पे हैं? बूंदी में ही है, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसकी जो कलात्मक और इसका जो कल्चरल पहलू वो देखें तो बावड़ी में देवी देवताओं के सुंदर पुष्प रूपांकन नक्काशी सजी हुई है और जो संरचना में सुंदर नक्काशीदार मेहराब है, संकीर्ण प्रवेश द्वार, यानी कि छोटे छोटे, ये देखो ये छोटे छोटे जो गेट बने हुए हैं ये, और धीरे धीरे नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ, यानी कि जो स्टेप है वो बहुत कम हाइट वाली स्टेप है, तो ये इसकी एक अनोखी विशेषता है। इसके टूरिज्म की बात करें तो ये एक बहुत ही शानदार जगह है और आज ये संरक्षित है, कंजर्वेटिव है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पे है रानी जी की बावड़ी, जो कि कहाँ है? बूंदी में है। अब बात करते हैं राजस्थान के बांधों की, यानी डैम आर्किटेक्चर की। अब राजस्थान, क्योंकि जो राजस्थान के लोग नहीं हैं उनको ऐसा लगता है कि राजस्थान का मतलब क्या है? रेगिस्तान। उस रेगिस्तान में भी अगर वाटर मैनेजमेंट को आप देखोगे तो दांत तले अंगुली दबाओगे। राजस्थान के वाटर मैनेजमेंट का काम इतना शानदार है। उसी में जो राजस्थान के जो डैम है, जो बांध है, बांध का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पानी के ऊपर दीवार लगा दी, इधर सिर्फ पानी को रोकने का ही काम किया जाता है। राजस्थान के बांध सिर्फ पानी को रोकने के काम नहीं कर देते, बल्कि अपने आर्किटेक्चर को, अपने अनुपम आर्किटेक्चर को और अपनी बेहतरीन हिस्टोरिकल मूवमेंट को दिखाने वाले काम करते थे। हमारे सिलेबस में राजसमंद और जयसमंद बांध है, तो हम आगे इसी राजसमंद और जयसमंद बांधों को ही देखने वाले हैं। ये न केवल वाटर स्टोरेज का काम करते थे बल्कि इरिगेशन के काम भी इनका पानी आता था और यहाँ की जो बहुत ही ज़्यादा रिच जो हेरिटेज है उसको भी ये शो करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राजसमंद झील या राजसमंद बांध की, यानी झील के ऊपर जो बांध बंधा हुआ है वही राजसमंद बांध है। तो आप चित्र में देख के समझ सकते हो कि कितना शानदार ये बांध बना हुआ है। एक तरफ इसमें पानी रुका हुआ है और एक तरफ ये बांध का काम कर रहा है। तो राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के पास स्थित राजसमंद झील, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम क्या है? राजसमंद। और ये एक आर्टिफिशियल लेक में आती है। ये राजसमंद दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी वो झील जो बनाई हुई है। ये बांध गोमती, केलवा और ताली नदियों पर बनाया हुआ है, यानी कि इस बांध से पहले यहाँ पे जो नदियां बहती थी वो केलवा नदी, गोमती नदी और ताली नदी बहती थी। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो बांध और तटबंध मुख्य रूप से स्थानीय रूप से प्राप्त संगमरमर, क्योंकि राजसमंद में संगमरमर खूब ज्यादा है तो ये मार्बल से बना हुआ है पूरा का पूरा। बांध में 5 संगमरमर के मंडप है जिनमें हिंदू देवताओं और अन्य आकृतियों के चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक शिलालेख है राज प्रशस्ति के नाम से, जो 25 संगमरमर के जो 25 संगमरमर के स्लेब पर अंकित है। राज प्रशस्ति संस्कृत में बना हुआ शिलालेख है, जो कि भारत का सबसे बड़ा, संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसमें मेवाड़ महाराणाओं की या मेवाड़ शासकों की उपलब्धियां और वंशावली को दिखाया हुआ है। यह बांध के निर्माण में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ की जानकारी देता है, यानी कि जो बांध है इसके पास राज प्रशस्ति बनी हुई है जिसमें मेवाड़ महाराणाओं का वंशावली और उनकी क्या उन्होंने अचीवमेंट किए हैं उनको दिखाता है, जो कि यहाँ के कल्चरल और हिस्टोरिकल जो रेफरेंस है उसकी जानकारी देता है। इसके क्या पर्पज और उपयोग थे? राजसमंद झील का प्राथमिक उद्देश्य तो सिंचाई करना था, क्योंकि पानी को रोकने का मतलब ये था कि सिंचाई के लिए पानी को लाना। इसके अलावा राजसमंद जिले में आसपास में जो शुष्क भूमि है उसको पानी प्रोवाइड करवाता था। साथ ही में ये पीने के पानी की आपूर्ति करवाने के लिए यहाँ पे जलाशय के तौर पे काम करता था और सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए एक स्थान प्रदान करता था, क्योंकि जहाँ भी पानी का जो साधन होगा वह क्या होगा? पवित्र साधन माना जाएगा। आज हम बात करें कुओं की बात करें तो पुराने कुओं पे आपने देखा होगा हनुमान जी का मंदिर होता है, वो इसीलिए होता है, ये अपने राजस्थान की जो कल्चर है इसमें पानी के धार्मिक महत्व को बताता है कि ये जो जलाशय है, ये जो कुआं है, ये बड़ा ही पवित्र है और इसका जो काम है वो सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक और इसके टूरिज्म पहलू की बात करें तो राजसमंद झील अपने संगमरमर की सीढ़ियों, मंडपों और अरावली पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि शाम की सैर सपाटे और धार्मिक आयोजनों के लिए यहाँ पे आते हैं, यानी लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक के लिए और अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उनके लिए यहाँ पे आते हैं। साथ ही में जो बाहर की जो टूरिज्म है उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं जयसमंद झील की या जयसमंद बांध की। तो जयसमंद के आप ये नज़ारा देख सकते हो, कितना शानदार बीच में टापू के तौर पे बना हुआ है जयसमंद झील में। जयसमंद झील पे बहुत सारे जानवर आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं, इसलिए पक्षियों का स्वर्ग भी इसको बोला जाता है। जयसमंद झील जिसे पहले किस नाम से जानते थे, डेभर झील के नाम से जानते थे, उदयपुर के पास स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मीठे पानी की झील है। 1685 में मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने इसको बनाई थी। जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, जय समंद बोल दिया। अर्ध शुष्क क्षेत्र में सिंचाई और जल भंडारण के लिए इसका निर्माण करवाया था। देखो जय समंद, समंद का मतलब होता है समुद्र, समंद का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। तो हम क्योंकि समुद्र बोलते हैं, हमारे लिए यही समुद्र होता है, तो इसका नाम जय समंद राजसमंद पड़ गया। आर्किटेक्चर की बात करें तो बांध पत्थर की चिनाई पे बना हुआ है, जो चौड़ी पत्थर की सीढ़ियों के साथ इसकी दीवारें बनी हुई है। व्हाइट जो संगमरमर है, मार्बल है, उसका एक बहुत ही शानदार मंडप बना हुआ है, जो पर्यटकों को झीलों और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य प्रदान करता है। बांध की जो वास्तुकला है उसमें कई सारी छतरियां बनी हुई है, भगवान शिव और जयसमंद की जो देवी है उसको समर्पित है। यहाँ पे कई सारी छतरियां बनी हुई है। इसमें टापू बने हुए हैं जयसमंद झीलों में, महलों के साथ 3 द्वीप बने हैं। द्वीप का मतलब है इसमें टापू बने हुए, जैसे ये बना हुआ है, ये एक तरीके से टापू जैसा है, जो कि बांध की जो स्थापत्य सुंदरता है उसको क्या करता है, और ज़्यादा ये बढ़ा देता है। इसका उपयोग और यूज की उद्देश्य की बात करें, मूल रूप से इसका काम क्या था, वही सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाना, झील के आसपास जो शुष्क भूमि है उसमें कृषि को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए मदद करना, यानी कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको सिंचाई के लिए पानी भिजवाना ताकि वो खेती बाड़ी कर सके और 2 पैसे वहाँ से कमा सके। यह उदयपुर के लिए बैकअप जल आपूर्ति के रूप में भी काम करता था, यानी उदयपुर में जो जल सप्लाई है वो भी यहाँ से की जाती थी, जो कि अकाल के दौरान शहरवासियों के निवासियों की सहायता करता था। यहाँ पे कई तरीके की बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि जयसमंद झील मैंने अभी बताया कि कई तरीके की जो पक्षी है वो यहाँ पे खूब आते हैं, तो इसके आसपास कई तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें मछलियाँ हैं, मछलियों की कई प्रजातियाँ हैं, कई दूर दूर के बाहर के पक्षी यहाँ पे आते हैं। झील के आसपास वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें तेंदुए, हिरण और कई तरीके के बर्ड स्पेसीज का घर है, जो कि इसको इकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। टूरिज्म की बात करें, झील अपनी लुभावनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। ये जो टूरिज्मों को एक बहुत ही शानदार यहाँ पे नौका विहार यानी कि बोटिंग का यहाँ पे मौका उपलब्ध करवाती है, जो कि और भी ज़्यादा जो प्रकृति को जो लाइक करता है उनके लिए एक स्वर्ग जैसा यहाँ पे महसूस करवाती है कि जयसमंद झील में वही लोग ज़्यादा जाते हैं जिनको नेचर ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे बोटिंग होती है, इन झीलों में सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाते हैं और पीने के लिए पानी प्रोवाइड करवाते हैं। बात करें तो जयसमंद और जो राजसमंद है उनकी क्या विशेषताएं हैं। कार्य क्षमता और स्थिरता, यानी जयसमंद और राजसमंद दोनों ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाते हैं, कृषि को सहायता देते हैं और शुष्क मौसम में पानी की उपलब्धता बनाए रखकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। उपयोगिता क्या है, ये बांध कार्यात्मक संरचना से कहीं अधिक है, यानी कि सिर्फ पानी के लिए नहीं बने हुए हैं, इनके जो मंदिर है, नक्काशी है, जो कला है वो भी अपने आप में ये शामिल करते हैं। और साथ ही में उस समय कितनी ज़्यादा हमारा आर्किटेक्चर बलिष्ठ रहा था, रिच रहा था, उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। कल्चरल अगर हेरिटेज की बात करें तो इन बांधों के आसपास जो मंदिर है, जो शिलालेख, जो मंडप है, राजस्थान के शासकों और लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को बताते हैं और इन बांधों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के तौर पे ये दिखाई पड़ते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे जो कल्चरल जो हेरिटेज थी वो कितनी ज़्यादा रिच थे। अगर टूरिज्म की बात करें तो ये पर्यटकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय जगह है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की झलक भी ये पेश करते हैं। बात ये कुछ यहाँ पे अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही हो सकता है, जयसमंद झील कहाँ है, राजसमंद झील कहाँ है, डेभर झील के नाम से कौन सा जाना जाता है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। जहाँ तक कोशिश थी, वैल्यू एडेड जो कोर्स है इसमें हमने जो यूनिट 1, 2, 3 और 4 सबको शामिल किया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं ये कहूँगा कि एग्जाम से पहले आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहुत ही पर्याप्त तौर पे है। अगर आप इस वीडियो को और इस पीडीएफ को देख लेते हो बच्चों, तो आपको कहीं और से कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो सेमेस्टर फर्स्ट और जो सेमेस्टर थर्ड के ऐसे बच्चे जिन्होंने वैल्यू एडेड कोर्स में मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान को क्या किया है, सेलेक्ट किया, आप उन सबके साथ इसको शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। कमेंट करके बताना होगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। करियर साथी कोचिंग की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आए।